हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स। और पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ कर आए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफ़ेक्ट मीन्स के टॉर्क, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो समझने वाली बात है कि फोर्सेस, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरे होते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो सबसे पहले जो बॉडीज़ पर फोर्सेस लगती हैं उनको हम एनालाइज करना सीखेंगे कि वो कौन सी हैं, लाइक हैं कि अनलाइक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब वो फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में लगे, यानी कि ऐसे एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लगें, तो उन्हें कहा जाता है कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो कभी भी एक दूसरे से मीट ना करें, पैरेलली चलें और एक ही डायरेक्शन में हो, तो उन्हें कहा जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस। और दूसरी आती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्स। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कैसे हैं कि ये एक इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, दूसरी इस डायरेक्शन में होंगी ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, मगर इनका डायरेक्शन सेम होगा तो लाइक पैरेलल फोर्सेस, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उन्हें कहा जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद आता है कि एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस कैसे? अब जो मैथमेटिक्स के जो कॉमन रूल होते हैं, जैसे कि हम सिंपल मैथमेटिक्स में ऐड कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, 2 + 2 4, 2 + 3 5। तो जब वेक्टर की एडिशन आती है तो वेक्टर की एडिशन सिंपल रूल्स के मुताबिक नहीं होती, मैथमेटिक्स के मुताबिक। तो उसके लिए कुछ अलग रूल दिए गए हैं और उसको समझना है कि जब हमें वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ फोर्सेस, एडिशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटी कहा ही उसे जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसे कहा जाता है कि ये है वेक्टर। In diagram, it is represented by a line segment with an arrowhead at one end to show its direction of the action। अब वेक्टर को जो शो करने का जो यानी कि मेथड है, वो हम वेक्टर को एक एरो से, यानी कि ऐसे एरो से हम शो करते हैं। अब जो एरो का हेड होता है ये इसका डायरेक्शन शो करता है, और ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड शो करती है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी मतलब उतना मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और जितनी कम होगी उतना मैग्नीट्यूड कम है। और ये एरो जो है, इसका जो हेड है वो डायरेक्शन को शो करेगा कि इसका डायरेक्शन कहाँ है। Length of line segment gives the magnitude of the force on a suitable scale. Whenever more than one forces act on an object, we need to add them to get simple results। अब सवाल ये उठता है कि जब एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हों किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे? अब उसको ऐड करने का जो हमारे पास तरीका होगा वो कैसा होगा, उनको ऐड करें, क्योंकि जब हम ओवरऑल उसका सारी फोर्सेस का जब इफ़ेक्ट देखेंगे उस बॉडी पर, तो वो जो सारे फोर्सेस जो उस पर लग रहे हैं सबका इफ़ेक्ट होगा कंबाइन मतलब उन सारे फोर्सेस को हमने जोड़ना है, उनको ऐड करना है। और एडिशन ऑफ वेक्टर जो होती है वो सिंपल मेथड से होती नहीं है, तो उसको ऐड कैसे करना है आज हम वही सीखेंगे। तो single force that has the same effect on the combined effect of the forces to be add is called resultant force। अब इन different resultant forces को जब हम ऐड करेंगे और जो एक फोर्स बचेगा उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब सारे फोर्सेस मिलकर जितना, यानी कि इफेक्ट एक बॉडी पर अगर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, उन तीनों का इफेक्ट एक बॉडी पर जितना होगा, जो उन तीनों का रिजल्टेंट मिलेगा हमें, वो भी उतना ही इफेक्ट करेगा उस बॉडी पर, यानी कि वो भी उतना ही मोशन उस बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है। अब उन तीनों को ऐड करके जो उसका रिजल्टेंट हम निकालते हैं, उसी का हमें मेथड पढ़ना है कि वो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ऑर्डिनरी अर्थमेटिक रूल्स कैन नॉट बी यूज टू ऐड द फोर्सेज। ये बात आप अपने जहन में रखना है कि ऑर्डिनरी रूल कभी भी यूज़ नहीं होंगे वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में।
टू डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस या वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड हैं इसकी एडिशन के, इन जनरल एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला जो मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। तो सिंपल बात है कि वेक्टर को एरो से शो किया जाता है। हेड जो होता है एरो का उसका डायरेक्शन शो करता है, लाइन सेगमेंट उसका क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है, और 3-4 कंबाइंड फोर्सेस एक बॉडी पर जब इफेक्ट करते हैं तो उन चारों का इफेक्ट मिलाकर एक ऐसे फोर्स के इफेक्ट के इक्वल होता है जो इन चारों का रिजल्टेंट होता है। वो रिजल्टेंट कैसे मिलता है, इन सबको ऐड करके, और इनकी जो एडिशन होती है वो सिंपल अर्थमेटिक के मुताबिक नहीं होती, उसकी एडिशन करने का जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। अब हम इसे पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड को। ये देखिए ग्राफिकल मेथड, हेड टू टेल रूल। अब ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को ऐड करने का जो पहला रूल है वो है हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल में होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। अब ये देखो, ये डिफरेंट यानी कि वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब ऐड सिंपल तरीके से तो कर नहीं सकते, और इसको ऐड करने का रूल है हेड टू टेल रूल। अब उस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, चूज अ सुइटेबल स्केल। अब चूज अ सुइटेबल स्केल की क्या मीनिंग है कि सपोज एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 100 और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 50। अब जब 100 जो है यानी कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 100 है उसको हमने एरो की शक्ल में ड्रा करना है। अब 100 सपोज 100 है, फोर्स है तो 100 न्यूटन होगा। अब 100 न्यूटन को हम पेपर पर ड्रा करने के लिए स्केल लेते हैं। कैसे, सपोज हम लें कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 100 का जो 100 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। फिर हम उससे पेज पर जो ड्रा करेंगे वो 10 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे और उसको डायरेक्शन देंगे। इस चीज़ को कहा जाता है स्केलिंग, यानी कि जो बड़ी चीज़ है उसको छोटा करके स्केल में आके और उसको ड्रा करना, इस चीज़ को कहा जाता है स्केलिंग। तो दूसरा जो वेक्टर होगा जिसका 50 न्यूटन होगा मैग्नीट्यूड, तो वो ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसे स्केलिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने ये करनी है, जितने भी वेक्टर मिले हुए हैं एक ही स्केल लगेगा सब पर, तो वो अलग अलग उनके एरो ड्रा हो जाएंगे। तो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड के हिसाब से स्केलिंग होगी। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, ड्रा ऑल द फोर्सेस वेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्केल वेक्टर ए एंड बी इन दिस केस। अब इस स्केलिंग ली हमने, उसके बाद जितने भी हमें वेक्टर मिले हो, यहाँ पर 2 मिले हुए हैं, तो हमने उस स्केल के मुताबिक ड्रा करना है। कोई छोटा बनेगा कोई बड़ा बनेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से। यहाँ पर जो है वो 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो वेक्टर ए उसका एरो बड़ा है तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, और बी है वो छोटा है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम होगा। तो ये बात समझ आ गई। पहले स्केल लेना है फिर ड्रा करने हैं वेक्टर स्केल के मुताबिक। तो थर्ड स्टेप जो आता है वो है कि नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रा नेक्स्ट वेक्टर इन सच ए वे दैट इट्स टेल कोइंसाइड विथ हेड टू द प्रीवियस। इफ नंबर ऑफ वेक्टर इज मोर देन 2 देन कंटिन्यू द प्रोसेस टिल लास्ट वेक्टर इज रीच्ड। अब करना क्या है, कोई भी एक वेक्टर लेना है। जब स्केलिंग हो गई, वेक्टर ड्रा हो गए, कोई भी एक वेक्टर लें, उसको ड्रा किया, जैसे कि ये वेक्टर ए को हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। फिर दूसरा वेक्टर लें, वेक्टर कोई भी हो, दूसरा वेक्टर लें, फिर उस दूसरे वेक्टर को ऐसी तरह से एडजस्ट करें कि दूसरे वेक्टर की जो टेल हो वो पहले वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करे और उसका हेड आगे चला जाए। यानी कि हेड टू टेल रूल इसे इसीलिए कहते हैं कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से हमने ऐड करना। अब यहाँ पर तो 2 वेक्टर हैं, पहला रखा, फिर दूसरे का हेड दूसरे की टेल हमने पहले के हेड से मिला दी, तो ये हो गया कंफर्म। लेकिन यहाँ पर अगर 3-4 वेक्टर और भी होते तो हम यही प्रोसेस करते कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से मिलाया, फिर दूसरे का हेड तीसरे की टेल से, फिर तीसरे का हेड चौथे की टेल से, ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू होता अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर होते। तो यहाँ पर 2 वेक्टर हैं तो एक ड्रा किया, उसके हेड को दूसरे की टेल से कनेक्ट किया, ये हो गया ओके। अब जो लास्ट वेक्टर होगा, यहाँ पर 2 वेक्टर हैं, फिर 3 हो 4 हो या जितने भी वेक्टर हो, जो लास्ट वेक्टर बचेगा, लास्ट वेक्टर का जो हेड होगा उसको हम ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वेक्टर के टेल से। लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल से,
तो जो हमें वेक्टर मिलेगा वो हमें मिलेगा, उसे हम कहेंगे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। सारे वेक्टर को हेड टू टेल हम ऐड करते जाएंगे, फिर जो लास्ट वेक्टर होगा उसका हेड हम यानी कि ज्वाइन करेंगे फर्स्ट के टेल से, तो उसकी मेजरमेंट लेंगे, उसकी जितनी मेजरमेंट होगी उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन उसी हिसाब से डिसाइड होगा, और इसी फोर्स को हम कहेंगे कि ये है रिजल्टेंट फोर्स। कौन सा फोर्स? Resultant force. Use the straight line with the arrow pointed towards the last vector to join the tail of the first vector with the head of the last vector. This is resultant vector. तो अब ये जो हमें मिला ये है रिजल्टेंट वेक्टर। अब वेक्टर ए और वेक्टर वी दोनों मिलकर जो इफेक्ट करेंगे ना एक ही बॉडी पर, वेक्टर आर जो हमें मिला वो अकेला उतना इफेक्ट करेगा किसी भी बॉडी पर। तो एक्चुअली में रिजल्टेंट मालूम करने का हमें फ़ायदा यही है कि ये दो वेक्टर जितना के इफेक्ट करेंगे ना ये एक उतना कर सकता है, तो इन दोनों को हटाकर हम अगर ये दें तो हम उतना ही काम ले सकते हैं, उतना ही इफेक्ट ले सकते हैं किसी बॉडी पर। तो ये था रिजल्टेंट वेक्टर और ये था हेड टू टेल रूल। यहाँ पर तो यानी कि दो ही वेक्टर थे इसीलिए हम ये सिंपल प्रॉब्लम था, अगर 3-4 वेक्टर हों तो यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और हम ऐसे ही एडिशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। तो आगे हम इसे देखते हैं, एक और प्रॉब्लम भी है उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था हेड टू टेल रूल, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, पढ़ के आए हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, अभी अभी पढ़ के आए हैं कि लाइक फोर्स क्या है, अनलाइक फोर्स क्या है। डिफरेंशिएट लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस यूजिंग एग्जांपल। अब एग्जांपल ये आपने आप खुद से सर्च करने हैं, देखना है, खुद से काम करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। डिफरेंशिएट लाइक और अनलाइक फोर्सेस के एग्जाम्पल आपने ढूंढने हैं कि कौन से लाइक फोर्सेस हैं कौन से अनलाइक हैं। डिफाइन रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स। अब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा फोर्स जिसका कोई भी 3-4 फोर्स हो, उनका जो इफेक्ट हो वो उस सारे इफेक्ट को मिलाकर कोई ऐसा वेक्टर हम ढूंढें जिसका इफेक्ट उन तीनों इफेक्ट किसी एक वेक्टर का इफेक्ट उस तीनों वेक्टर के इफेक्ट के इक्वल हो, तो उस एक वेक्टर को हम कहेंगे कि ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट इसका यही है। और फोर्थ वन इज व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 फोर्सेस। तो यही सेम हेड टू टेल रूल हम यूज करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करने के लिए। तो ये यहाँ पर पूरा हुआ, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम है, जैसे वही हेड टू टेल रूल पर प्रॉब्लम है, वही हम पढ़ के आए जो कि क्यों कौन से स्टेप हैं, हमने क्या क्या करना है। तो प्रॉब्लम के भी कुछ स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के, तो यहाँ पे 5 हैं क्योंकि ये इसके भी स्टेप कुछ ऐड हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि नॉन वेरिएबल कौन से हैं, अननोन कौन से हैं, उसके बाद वो लिखने हैं हमने, उसके बाद फार्मूला कौन सा लगेगा वो लिखना है, उसके बाद उसमें पुट करते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेज। अब वहाँ पर 2 फोर्सेज थे, यहाँ पर 3 हो गए। 3 फोर्सेज 15 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अब इसका डायरेक्शन भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी मिल गया। 10 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसका भी डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया विथ एक्स एक्सिस, एंड 10 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्स। अब वहाँ पर थे हमारे 3 फोर्सेज, यहाँ पर है हमारे पास, वहाँ पर थे 2 फोर्सेज, यहाँ पर है 3 फोर्सेज। तो फोर्स 1 है जो 15 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और फोर्स 2 है जो वो है 10 न्यूटन अलॉन्ग 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और जो फोर्स 3 है वो भी 10 न्यूटन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो स्केल, अच्छा ये देखो स्केल इसने क्या लिया है, स्केल लिया है कि 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 2 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर के इक्वल हैं तो ये 10 न्यूटन हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर के इक्वल, ये भी 10 न्यूटन है, ये हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये है 15 न्यूटन, तो ये हो जाएंगे 7.5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों हमने ड्रा करने, 3 फोर्सेस तीनों हमने ड्रा करने। तो एक जो बनेगा ये यहाँ पे ड्रा हुआ हुआ फोर्स 1 जो होगा ऐसे ड्रा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में इसका डायरेक्शन है, तो एक्स का डायरेक्शन ऐसे होता है जैसे ये है। और दूसरा 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस ये 30 डिग्री, तो दूसरे का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, फोर्स 2 ऐसे ड्रा होगा, और फोर्स 3 जो होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि वर्टिकल होगा, वो ऐसे ड्रा होगा। अब इन तीनों को हमने वही हेड टू टेल रूल यूज़ करना है। कोई भी एक फोर्स लें, सपोज हम F1 जो है वो पहला लेते हैं, तो यहाँ पे हमने F1 ड्रा किया, और अब F1 का जो हेड है उसके साथ हम F2 की टेल को ज्वाइन करेंगे। ये है F2 जो 30 डिग्री बना रहा है, तो इसके हेड और टेल को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब इसका हेड आगे चला गया,
अब हमारे पास फोर्स 3 भी है, तो सेम प्रोसेस। अब फोर्स 3 का जो टेल होगा वो फोर्स 2 के हेड से ज्वाइन करेंगे, यहाँ के ऐसे, यहाँ पे ऐसे किया हमने। तो फिर लास्ट वेक्टर जो हुआ वो हुआ फोर्स 3। अब फोर्स 3 का जो हेड है उसे हम ज्वाइन करेंगे फोर्स 1 के टेल के साथ। तो ये जो फोर्स मिला हमें, ये होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। इसकी हम मेजरमेंट लेंगे, फिर स्केल के मुताबिक सपोज ये अगर होता है 8 सेंटीमीटर, तो वही स्केल लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 2 न्यूटन। अगर 8 है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4 होगा। इसी स्केल के मुताबिक इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ये होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो बहुत इजी है, 3 वेक्टर थे, इसको हमने समझा इजी वे से। ये स्टेप भी इसी के लिखे हुए हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो स्टेप्स आप पढ़ सकते हैं, वरना यही होगा जो हमने बताया। तो ये था प्रॉब्लम हेड टू टेल रूल का। उसके बाद एक जो मेजर टॉपिक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंबाइन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, हम टर्निंग इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल जो है ना उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, एंगल की। क्योंकि हर चीज़ में एंगल यहाँ पर यूज़ होगी। जैसे कि हम पीछे देख के आए कि 30 डिग्री यूज़ हुई, जैसे कि एडिशन ऑफ वेक्टर में, तो 30 डिग्री एंगल्स का यूज़ इस चैप्टर में ज़्यादा है। तो थोड़ा एंगल्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को हम समझेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होते हैं बेसिकल, वो होते हैं 3, साइन, कॉस और टेन। अब साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? वो 90 डिग्री के जो 90 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो उस परपेंडिकुलर कहलाती है। ये जो है वो परपेंडिकुलर। अब जो साइन रेशो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज। और कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हेपाटेन्यूज। बेस हो गया ये, और ये होगा सेम हेपाटेन्यूज। तो साइन होता है बेस अपॉन हेपाटेन्यूज, और टेन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीनों हमने याद रखने हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हेपाटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन। तो अब इनके वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एंगल तो हमें मिली हुई होगी, प्रॉब्लम में हम उस एंगल की वैल्यू मालूम यानी कि यूज़ करते हैं। अब ये एक तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के मदद से हम कर सकते हैं, और कुछ जो कॉमन एंगल्स हैं उनको हम याद रख सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनको हम याद कर सकते हैं। तो आइए एक एक को समझते हैं, यानी कि याद, ये तो याद ही करना है, समझने की कोई इतनी बात है नहीं। एक इसमें है जो बता दूं, साइन 0 0। अब जब भी साइन हो रेशो और एंगल 0 हो तो उसका वैल्यू 0 ही आता है। जब कॉस हो एंगल एंगल जब 0 डिग्री हो और रेशो कॉस हो तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। यानी कि साइन 0 0, कॉस 0 1, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ये भी समझें आप। उसके बाद साइन जो 30 होता है वो होता है 1/2, साइन 30 1/2 यानी कि 0.5। और यही वैल्यू जो साइन 30 का है ये होगा कॉस 60 का। ये बात समझने की कोशिश करें, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। साइन 30 का जो वैल्यू है कॉस 60 का वही वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू सेम है, 1.2 यानी कि 0.5। उसके बाद 45 पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 1/√2, ये हो जाएगा 0.866 आई थिंक, आप कैलकुलेट कर लेना। तो 45 पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 1/√2। और 0 पर साइन 0 होता है, कॉस 1 होता है, और 90 पर साइन 1 होता है, फिर कॉस 0 हो जाता है, साइन 1 कॉस 0। अब जो मेजर यानी कि ट्रिक है समझने की, वो क्या है कि 0 पर साइन 0 है, कॉस 1 है, 90 पर फिर साइन 1 है, कॉस 0 है, 45 पर दोनों का वैल्यू सेम है। बाकी साइन 30 का वैल्यू जो 1/2 है साइन 30 का, वही वैल्यू सेम है कॉस 60 का, ये 30 वो 60। फिर कॉस 60 का जो वैल्यू है √3/2, वही वैल्यू सेम है साइन 30 का, साइन 30 का वही वैल्यू सेम है √3/2। तो ये एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के इनवर्स, इनका वैल्यू जो है वो याद करना होता है। उसके बाद टेन क्या है? टेन कुछ भी नहीं है, साइन अपॉन कॉस, साइन का जो वैल्यू हो अपॉन में कॉस का जो वैल्यू रखेंगे, उन दोनों को मिलाकर जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 10, यानी कि 0/1। अब जैसे कि साइन अपॉन कॉस करें हम 0 पर, तो 0/1 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया कॉस। 30 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये 10 30 का वैल्यू। तो ऐसे ही 45 जो दोनों सेम वैल्यू हैं कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 बचेगा। और 60 पर √3/2 है, ये 1/2 है, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा। अच्छा, अब 90 1/0
यानी कि साइन अपन कॉस 1/0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये जो 10 90 है ये अनडिफाइन होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इनको समझना थोड़ा लाजमी था क्योंकि इनका यूज़ होगा, इनके वैल्यूज़ आपको याद करने, आगे जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो इनका यूज़ होगा प्रॉब्लम्स में। तो आज के लिए इतना ही और आगे हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।